सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो सभी? तो सबसे पहले तो सॉरी कि मैंने जिस टाइम के लिए, जिस डेट के लिए आपको वीडियो के लिए बोला था, उस डेट पे आपको मिल नहीं सका। लेकिन इस वीडियो के एंड तक शायद आपको समझ में आ जाए कि इस वीडियो में इतना टाइम क्यों लगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन फ्रॉम एनसीईआरटी साइंस बुक। ओके, सो हियर फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स. So what is force? Basically, force cannot be seen, but the effect of force on an object can be seen or can be felt. Okay? और the force को और हम क्या बोलते हैं? That it is the pull or push acting on the body is known as force. Effect की अगर हम बात करें, अगर हम effect की बात करते हैं, तो effect तो ये हो गया कि यहाँ से एक बॉल आ रही है, इस बैट ने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया, उस बॉल की डायरेक्शन चेंज हुई, तो अपने को फोर्स दिखा। यहाँ पे फोर्स दिखा? अपने को नहीं दिखा अपने को फोर्स, लेकिन उसका इंपैक्ट दिखा, उसका कि वो फोर्स लगा है वहां पे, क्योंकि अगर बॉल अपनी डायरेक्शन चेंज करी तो इसका मतलब वहां पे फोर्स लगा है, तो उसका इंपैक्ट अपने को यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दैट फोर्स कैन नॉट बी सीन बट द इफेक्ट, उसका इफेक्ट देखने को मिला अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्ट अपने को देखने को मिला कि बॉल इस डायरेक्शन से आई और इस डायरेक्शन में चली गई। सेकंड हम कह रहे हैं कि फोर्स इज जस्ट ए पुल और पुश। ठीक है, लाइक दिस बॉय इज पुशिंग दिस ट्रॉली इन दिस डायरेक्शन, this boy is pushing this trolley in this direction. So pushing and pulling is also known as force. So pushing और pulling acting on a body is known as force. So basically अगर आपके पास force की definition आपको लिखनी हो तो आप ये वाली लिखोगे, ना pull और push लिखोगे ना और push लिखोगे, because force is a physical quantity which can change the state of the object. State कौन सी? या तो रेस्ट होती है या फिर मोशन में होती है। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, that the size of the object, it can change the shape of the object, speed of the object and direction of motion. साइज और शेप की बात करें तो ये वाला ले लेते हैं। अगर हम बैलून ले लें और बैलून को दोनों तरफ से पुश करें तो क्या होगा, उसकी शेप और साइज चेंज होगी। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए वापस ये ले लो कि बॉल इस डायरेक्शन से आ रही है और जैसे बैट के थ्रू उसके ऊपर फोर्स लगाए तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये डायरेक्शन के लिए हो गया। तो डायरेक्शन हो गया। स्पीड भी इसकी चेंज होगी, जिस स्पीड से बॉल आती है उस स्पीड से जाएगी थोड़ी, वो डिपेंड करता है कि जो बैट्समैन है वो उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है बैट से। ठीक है, तो इसकी स्पीड भी चेंज होगी, यहाँ पे इसकी स्पीड भी चेंज होगी। तो हुआ क्या, स्पीड चेंज हुई, शेप चेंज हुई, शेप यहाँ पे बैलून की चेंज हुई, साइज भी बैलून की चेंज हुई और स्टेट इसकी चेंज हुई। स्टेट कैसे? स्टेट भी चेंज हुई ना, कि अगर मोशन में थी पहले एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ थी, अभी दूसरे वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, माना कि मोशन में है, अभी भी मोशन में है, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो स्पीड भी चेंज करता है फोर्स। सो फोर्स कैन चेंज द स्पीड, फोर्स कैन चेंज द शेप, साइज एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और द ऑब्जेक्ट। सो द स्टेट ऑफ द रेस्ट एंड दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स। और यहाँ पे अगर हम ये इंडेक्स देखें तो यहाँ पे हम फोर्स डिस्कस करेंगे, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं आगे। तो ये तो हो गया फोर्स के बारे में। अगर अब हम बोले कि टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स के दो टाइप हमने डिस्कस किए हैं, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड फोर्स, is balanced force, and second one is unbalanced force. और बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? ये हो गया बैलेंस फोर्स में हम क्या बोलेंगे, when two equal and opposite forces act on a body simultaneously,
when two equal and opposite forces act on a body simultaneously. So in that case, such forces are known as balanced forces. When two equal and opposite forces act on a body simultaneously, in such cases the force known as balanced force. कैसे कि अगर यहाँ पे हमने बोला कि आपके पास यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है कुछ इस तरह, इसके ऊपर फोर्स लगाया हमने इस डायरेक्शन से F1, इस डायरेक्शन से लगा F2, ठीक है, यहां से लगा F1, वहां से लगा F2, लेकिन यहाँ पे जो समेशन है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, यहाँ पे समेशन कितना है F1 प्लस F2, वो क्या है 0। क्यों 0? बिकॉज यहाँ पे क्यों हुआ 0? यहाँ पे F1 इक्वल टू माइनस F2, यहाँ पे F1 और F2 इक्वल फोर्सेज है, बस अपोजिट डायरेक्शन में, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो ये कंडीशन किसकी होगी? बैलेंस फोर्स की होगी। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट इंक्लूड करेंगे हम, वो क्या था? स्टेट के बारे में, दैट बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट चेंज, does not change the state of object। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, क्योंकि बैलेंस फोर्स लग रहा है। तो अगर रेस्ट पे है तो उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लगाओगे तो रेस्ट पे ही रहेगी, और मोशन में एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है। लेट्स से ए कार इज मूविंग, ए ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक आगे से एक पीछे से, लेकिन वो दोनों इक्वल है। तो उस केस में क्या होगा? वो कार उसी वेलोसिटी के साथ कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम अनबैलेंस फोर्स की बात करें, तो अनबैलेंस फोर्स में हम कह सकते हैं, जस्ट ए मिनट, अनबैलेंस फोर्स में हम कहेंगे व्हेन equal and opposite forces, when two equal and opposite forces, equal नहीं, यहाँ पे क्या होगा? ये अनइक्वल होगा, सॉरी, इक्वल नहीं होगा। when two unequal forces, क्या हो जाएगा यहाँ पे? when two unequal force, when two unequal and opposite forces act on a body simultaneously, एक साथ, simultaneously, ठीक है। So such forces are known as unbalanced forces। कैसे? यही सिमिलर एग्जांपल लेते हैं। आपके पास वही एक ब्लॉक रखा हुआ है, जिसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। लेट्स से कैपिटल F, यहाँ पे लग रहा है कैपिटल F, और यहाँ से लग रहा है स्मॉल f। तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो कितना हो जाएगा? कैपिटल F प्लस F, जितना भी होगा अगर वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। अगर नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट अगर जीरो नहीं हो रहा तो वो केस है अनबैलेंस फोर्स का। और इसमें एक और चीज होगी, इसमें होगी स्टेट चेंज, because unbalanced forces it can change, or we can say such forces can change the state of object, it can change the state of object, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बैलेंस फोर्स की और अनबैलेंस फोर्स की। तो अब चलते हैं यहां से, तो यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया है, फिर टग ऑफ वॉर है, टग ऑफ वॉर हो रहा है, इनमें टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ? यहाँ पे 3 प्लेयर है अपने पास, इधर भी 3 प्लेयर है, इधर से फोर्स लग रहा है 300 न्यूटन, इधर भी फोर्स लग रहा है 300 न्यूटन, ठीक है। इस केस को आप कौन सी कैटेगरी में डालोगे? बैलेंस की में, अनबैलेंस की में, बिकॉज 300 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, 300 न्यूटन राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन दोनों तरफ
इक्वल फोर्स लग रहा है और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये केस हो गया किसका, बैलेंस फोर्स का, बैलेंस फोर्स का। अच्छा इसमें क्या हुआ, ये पीछे थे यहाँ पे, ये दोनों के दोनों पीछे से पार हो लिए और इधर रह गया ये अकेला, और इधर अभी भी आती है, तो इधर अभी भी 300 न्यूटन लग रहा है, लेकिन इधर क्या हुआ, इधर केवल 100 न्यूटन रह गया, क्योंकि यहां से ये दोनों इस गेम से निकल लिए। तो इधर से क्या हो रहा है, इधर से लग रहा है 300 न्यूटन, इधर से लग रहा है 100 न्यूटन, तो यहाँ पे ये केस बन गया किसका, अनबैलेंस फोर्स का, अनबैलेंस फोर्स का। ठीक है, यहाँ पे स्टेट क्या थी इसकी, इस रोप की स्टेट क्या थी, ये वाला पॉइंट, अगर इसके बीच वाला पॉइंट देखे तो क्या होगा, ये वाला क्या पे था, यहीं पे रेस्ट पे ही था, ये वाला अपनी जगह से हिल नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, अनबैलेंस की सिचुएशन बनेगी, तो वो जो ये वाला पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट चेंजेस, ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, पर रेस्ट में था तो अब मोशन में आ जाएगा। तो दिस इज द केस ऑफ अनबैलेंस फोर्स। तो ये बात हो गई फोर्स और अनबैलेंस फोर्स की। अब चलते हैं हम गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो भाई, अच्छा जी ठीक है। तो गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो भाई साहब फ्री बैठे थे एक दिन, उन्होंने ली एक बॉल और एक बनाया, एक यू शेप का एक पाथ बनाया, वहां से एक बॉल को ड्रॉप किया। तो अब होता क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट में एक जिद्दी बना होता है। जिद्दी बना कैसे, कि वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहता, और ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है हर एक ऑब्जेक्ट की क्या इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, कि वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाह रहा। और ये वाला ब्लॉक जो यहाँ पे है, ये भी अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाह रहा, लेकिन क्या होगा, ग्रेविटी तो अपना काम दिखाएगी, और ग्रेविटी की वजह से इसको अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, इसको अपनी जिद तोड़नी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थे भाई साहब रेस्ट में, ग्रेविटी ने अपना काम दिखाया और ये आ गए यहाँ पे रोल होते हुए यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे बोल आ गई, लेकिन इसमें जिद्दी गुना अभी भी है। अब एक बार इसने अपनी स्टेट चेंज कर ली, रेस्ट से मोशन में आ गया, तो अभी ये मोशन में रहना चाहता है। केवल दो सिचुएशन में अपनी स्टेट चेंज करेगा ये, इसके रूल्स हैं कि क्या है, कि दो कंडीशंस में अपनी स्टेट चेंज करेगा, या तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, या फिर इसको अपनी डेजिग्नेशन वापस मिले। डेजिग्नेशन कैसे, यहाँ पे हाइट एज पे था, तो इसको आदत थी कि मैं हाइट एज पे रह लूंगा, और वो भी रेस्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो ये जब तक वापस उसी हाइट पे नहीं चला जाएगा ना, जब तक वापस इसी हाइट पे नहीं चला जाता, तब तक अपनी स्टेट चेंज नहीं करने वाला वो। अभी इसकी स्टेट क्या है, अभी इसकी स्टेट क्या है, अभी ये मोशन में है, तो इसकी स्टेट हुई मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन इसकी स्टेट है। तो ये अपनी स्टेट है, जो मोशन की स्टेट है, वो स्टेट वो ये चेंज नहीं करने वाला, अनटिल अनलेस इसको वापस उसी हाइट पे वही डेजिग्नेशन दे दे, तब तो ये अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, मोशन से रेस्ट में आ जाएगा। तो क्या करता है ये, जैसे ही इस हाइट पे पहुंचता है और ये वापस रेस्ट पे आ जाता है, या फिर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको रोक दे। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई हो नहीं रहा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हाइट एच पे ये चला जाएगा, और हाइट एच पे जाते ही अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, इसको स्लोप को रिड्यूस किया। तो अभी भी ये वही बात कि अपनी स्टेट चेंज की, इसने चेंज करनी पड़ी इसको ग्रेविटी की वजह से, और ये आ गया रेस्ट से, ये आ गया रेस्ट से मोशन में। अभी ये एक बार मोशन में आ गया, तो ये मोशन में ही रहना चाह रहा है, ये अपनी स्टेट अब चेंज नहीं करने वाला, जब तक इसके ऊपर कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, तब तक अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, ये मोशन में रहेगा। और दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला था, कि वापस इसको उसी हाइट पे वही डेजिग्नेशन मिल जाएगी, वही पोजीशन मिल जाएगी, तो अपनी स्टेट चेंज करने के बारे में सोचेगा। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, स्लोप हमने बढ़ा दिया, स्लोप हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो अब क्या होगा, ये चलता जाएगा, इतनी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद भी ये यहां से डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये पूरा बात कवर करेगा। उसके बाद
ये वाला पाथ कवर करेगा और ये अपनी पूरी जिस हाइट पे था उस हाइट पे जाने के बाद ही अपनी स्टेट चेंज करेगा। लेकिन एक और चीज इसमें, यहाँ पे बॉल की ईमानदारी देखो, इस ऑब्जेक्ट की ईमानदारी देखो कि जिस हाइट पे था ये उसी हाइट पे जाके रुकेगा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, अगर ये हाइट एच पे था तो हाइट एच पे ही जाके रुकेगा, उससे आगे नहीं जाएगा और उससे पहले इसको रोकने की कोशिश कोई कर नहीं सकता और ये हमेशा मोशन में रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर हमने उसकी वजह से क्या हुआ, अगर हमने, अरे यार जस्ट ए मिनट, हमने क्या किया, स्लोप को रिड्यूस किया और पूरा का पूरा क्या कर दिया, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बना दिया। और जैसे स्लोप को अगर हॉरिजॉन्टल बना दिया तो जैसा कि मैंने कहा कि वापस या तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे या वापस उसको उसी हाइट पे वही डिजिग्नेशन मिले। तो अब अगर हमने स्लोप को पूरे हटा दिया, पूरा हॉरिजॉन्टल बना दिया, तो इस केस में इसको वापस वो डेजिग्नेशन मिल पाएगी एच हाइट पे? नहीं मिल पाएगी ना। अगर इसको वो डेजिग्नेशन नहीं मिलेगी तो अपनी स्टेट भी चेंज नहीं करेगा और एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये क्या होगा, एक बार मोशन में आया तो बस ये मोशन में रहेगा, हमेशा मोशन में रहेगा और ये इनफाइनाइट तक मूव करता रहेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मूव करता रहेगा until unless कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। लेकिन गैलीलियो ने फोर्स के बारे में कुछ नहीं कहा था, गैलीलियो ने सिर्फ इतना सा कहा था दैट अ बॉडी। तो यहां से इस ऑब्जर्वेशन से गैलीलियो ने क्या कहा, गैलीलियो सेड दैट अ बॉडी, Galileo said that a body has inability to change its state. A body has inability to change its state of rest or uniform motion or direction of motion itself. इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी अपनी स्टेट और अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करने वाली है। ये उसकी एबिलिटी समझो या इनएबिलिटी समझो, कुछ भी समझो, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन और स्टेट चेंज नहीं करने वाली है। तो उसने क्या कहा, द बॉडी हैज इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर उसकी जो स्टेट है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है, कोई भी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट का है, हर एक ऑब्जेक्ट की ये इनएबिलिटी होती है कि अगर वो जिस स्टेट में वो उसी स्टेट में रहना चाहती है और जिस डायरेक्शन के अलोंग जा रही है उसी डायरेक्शन में जाना चाहती है। ठीक है, तो ये गैलीलियो ने कहा और गैलीलियो की इसी बात को पकड़ के न्यूटन ने अपने 3 नियम बना डाला। तो न्यूटन ने पहला नियम बनाया और पहले नियम में इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ में इसमें क्या कहा, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट रिमेन इन मोशन अंटिल अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। एक्सटर्नल फोर्स कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए अनबैलेंस फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये नहीं कि बैलेंस फोर्स आप लगा दोगे, बैलेंस फोर्स लगा दोगे तब भी उसकी स्टेट में कोई चेंज आएगा नहीं ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब भी लिखवा तो ये एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आपको जरूर लिखना है। ठीक है, यहां तक आ रही है बात समझ में। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। बेसिकली उसने गैलीलियो वाले ही स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके उसमें फोर्स का और कॉन्सेप्ट दिया और उसने अपना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बना दिया। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इन स्टेट। पढ़ा हमने, इसके कई सारे एग्जाम्पल हमने लिए। इसके जितने भी एग्जाम्पल लिए, अगर आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है या इसका कोई भी एग्जाम्पल आपको डिस्कस करने के लिए आता है तो आप सीधा सा बस वाला एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि आप उस एग्जाम्पल को अच्छे से वर्ड्स में लिख पाओगे। क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं, अगर हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात कर रहे हैं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है, दैट इफ ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट ऑलवेज वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बस एक्सेलरेट कर रही है। सडनली अगर ये बस सपोज करो बस इनिशियली रेस्ट पे थी, तो सडनली ये क्या कर रही, ये एक्सेलरेट कर रही है। सडनली बस ने एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट का मतलब अचानक से चल पड़ी वो। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो इसके अंदर क्राउड है, इसके अंदर जो भी आदमी खड़े हैं उनके ऊपर फोर्स लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में,
यार तो इनर्शिया उसका हो गया ना, मोशन का हुआ ना, ये गलत है यहाँ पे, ये गलत है, ये फिगर गलत है, क्योंकि ये क्या हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन का हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का थोड़ी हुआ। तो ये यहाँ पे कुछ गलती तो हुई है, ठीक है, ठीक है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन का हो गया, छोड़िए। तो यहाँ पे अगर ये बस चल पड़ी तो यहाँ पे क्या होगा, जो उसके अंदर क्राउड होगी that will fall in backward direction। क्यों? Because their feet are connected with the bus। तो वो तो बस के पास साथ चल पड़ेंगे, लेकिन उसके अपर बॉडी जिसमें उसका मेजर मास, उस बॉडी का मेजर मास उसमें कॉन्सेंट्रेटेड है, वो क्या क्या है, अपनी स्टेट को सस्टेन करना चाहता है। और उसकी स्टेट क्या है, पहले रेस्ट पे थी तो अभी भी रेस्ट पे रहना चाहती है, जबकि बस ऑलरेडी चल पड़ी है। तो क्या होगा, उसके फीट तो आगे जाएंगे, उसके पैर तो बस के साथ चल पड़ेंगे और उसकी बॉडी पीछे रह जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब बस अचानक से आगे जाती है तो हम कहाँ गिरते हैं, पीछे की तरफ गिरते हैं, क्योंकि बिकॉज आवर अपर बॉडी, आवर मेजर मास ऑफ आवर बॉडी रिमेन्स वांट्स टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। अगर हम मोशन के बारे में बात करें तो मोशन के बारे में क्या कह रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, दैट इफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट ऑलवेज रिमेन वांट्स टू बी इन मोशन। सिमिलर वो बस वाला एग्जांपल लेते हैं, ये बस वाला एग्जांपल, ये वाला जो एग्जांपल है, ये वाला जो एग्जांपल है यहाँ पे, ये इनर्शिया ऑफ मोशन का है। किसका? इनर्शिया ऑफ मोशन का। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बस चल रही है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है, बट इफ ड्राइवर सडनली अप्लाइज ब्रेक, so in that case what will happen, the peoples inside the bus or the crowd inside the bus will fall in forward direction, will lean in forward direction. Why? because their feet are connected with the bus। जैसे बस सडनली स्टॉप होगी, सडनली रुक जाएगी, तो उनके पैर तो आ जाएंगे रेस्ट पे, क्योंकि बिकॉज दैट those feet are connected with the bus but their upper body remains wants to be in motion। तो अपर बॉडी है जिसमें मेजर मास कंसंट्रेटेड है, उसकी जो स्टेट थी इनिशियली, इनर्शिया ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं मैं, तो इनिशियली उसकी स्टेट क्या थी, मोशन में थी, और सडनली अगर उसको स्टॉप होना पड़ा तो वो रुकना नहीं चाहती है, वो अपनी स्टेट को क्या करना चाहती है, सस्टेन करना चाहती है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, द पीपल्स इन द बस, द क्राउड इन द बस विल लेन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ भाई, ये रोटेट कैसे हो गया, इसको रोटेट तो करना भी नहीं आता मेरे को, जस्ट ए मिनट बेटा। ठीक है यार, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का इफेक्ट है, तो उसी वजह से ये भी हो गया, ठीक है। मोशन में तो होगा, तो पहले मोशन में रह गया, ठीक है। तो छोड़ो इसको, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया हमने कि अगर यहाँ पे बस एक्सेलरेट कर रही है, ऑलरेडी मोशन में है, यहाँ पे बस ऑलरेडी मोशन में है, और द ड्राइवर सडनली अप्लाइज ब्रेक, तो क्या होगा, यहाँ पे जो आगे अगर यहाँ पे आगे की तरफ अगर कोई बंदा खड़ा है, उसने अगर बस बहुत ज्यादा स्पीड में थी और अचानक से ब्रेक लगा दी है, तो क्या होगा, बस से पहले पैसेंजर स्टेशन पे पहुंच जाएगा। इट इज ऑल्सो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, कि बस से पहले पैसेंजर पहुंच रहा है, ये भी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। आ रही है बात समझ में यहाँ तक? और अब लेते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का ये एक एग्जांपल लेंगे हम केवल। Inertia of direction says that if a body is heading in one particular direction, then it always wants to remain in that direction। हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग पार्टिकल लिया, स्ट्रिंग से बांधा और उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में चारों तरफ घुमाने लगे, और क्या हुआ, अचानक से इस पॉइंट पे आके, जब इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं, तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पार्टिकल की, इसके टेंजेंशियल, अलोंग इट्स टेंजेंशियल, इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग इट्स टेंजेंशियल कंपोनेंट, यहाँ पे अलोंग इट्स टेंजेंशियल, ये वाली डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है, अलोंग इट्स टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल जाना जा रहा है, लेकिन ये क्योंकि स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में भी जाएगा और स्ट्रिंग की वजह से अंदर भी खींचा चला आएगा, तो ये क्या करेगा, सर्कुलरली मूव करता रहेगा। लेकिन सडनली अगर वो स्ट्रिंग टूट जाती है और इस पॉइंट पे जाके टूटती है, तो क्या करेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या थी,
हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन लेते हैं और अब वो स्ट्रिंग टूट चुकी है, तो स्ट्रिंग तो उसको अंदर खींचने से रही, तो और उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन क्या थी, अलोंग द टेंजेंट, तो ये क्या करेगा, अलोंग द टेंजेंट ही जाएगा। अब सर्कुलर मोशन में नहीं रहेगा, सर्कुलरली मूव नहीं करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग टूट चुकी है। सो दिस इज अबाउट द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक और आप छोटा सा एक एग्जांपल अपने घर पे कर सकते हो और देख सकते हो इसका इम्पैक्ट, कि अगर आपने एक कोई भी नोटबुक ले ली, एक पेंसिल ले ली, कोई भी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखो और इसको जोर से अपने हाथ को शार्प टर्न दो, ऐसे है, ठीक है, तो हमने शार्प टर्न दिया तो क्या होगा, ये नोटबुक तो अपने हाथ के साथ साथ घूम जाएगी, लेकिन पेंसिल क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में चली जाएगी, बिकॉज दिस पेंसिल डजंट वांट टू चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो दिस इज अबाउट द इनर्शिया। अच्छा, इनर्शिया में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। Just a minute. Inertia में एक important point है, that important point, and what is important point? Important point is that inertia, that inertia of a body is directly proportional to its mass to the mass of the body. एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, इनर्शिया को हम मेजर नहीं कर सकते, इनर्शिया को कंपेयर किया जाता है कि एक बॉडी है, दो अपने पास दो बॉडीज हैं, लेट्स से ए एंड बी, तो इन दोनों बॉडीज के इनर्शिया को हम कंपेयर कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। कोई आपके पास इंडिपेंडेंट एक बॉडी है, आप उसका ही नहीं बता सकते कि इसमें इनर्शिया कितना है। यू कैन कंपेयर द इनर्शिया बट यू कैन नॉट मेजर द इनर्शिया। तो आपके पास जब भी इनर्शिया का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें कंपेयर करने के लिए ही बोला जाएगा, आपको कभी भी मेजर करने के लिए नहीं बोला जाएगा। तो ये हो गया इनर्शिया के बारे में, दैट इनर्शिया ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो इनर्शिया कहां से आता है, बॉडी के मास से आता है, बॉडी के अमाउंट ऑफ मैटर से आता है। तो यहाँ पे बात करते हैं मोमेंटम की। लेट्स जंप टू द मोमेंटम, जस्ट अ मिनट। वो इमेज थी क्या, नहीं, just a minute. Let's do this. तो मोमेंटम क्या कह रहा है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a moving body, क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a moving body। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो जो उसकी बॉडी में जितना मोशन स्टोर है, उस स्टोर्ड मोशन को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। ओके, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो यही कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट, बेसिकली मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज प्रोडक्ट of mass and velocity। यार ये तो लैग कर रहा है ना, इस टाइम में बेटा। is the product of mass and velocity। यहाँ पे मोमेंटम को क्या बोल सकते हैं कि P वेक्टर क्या हो गया, P वेक्टर इज इक्वल टू m v वेक्टर एंड SI यूनिट क्या हो गई, kg मीटर पर सेकेंड, ये इसकी SI यूनिट हो गई। ठीक है, यहां तक आ रही है बात समझ में। तो अब यहाँ पे अगर हम सपोज करो, यहाँ पे अपने पास एक बॉल है और यहाँ पे एक दूसरी बॉल है, ठीक है, इसको बॉल ही कंसिडर करना है इसको। ठीक है, यहाँ पे एक बॉल है और इसका लेट्स से इसका मास है
100 kg, इसका मास कितना है 100 kg, और इसका मास ले लिया हमने, इसको m1 दे देते हैं, इसको m2, इसका मास ले लिया हमने 1 kg। अब हमने कहा कि इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी हमने बता दी 2 मीटर, हाँ 100 मीटर पर सेकेंड, जस्ट ए मिनट, इसकी वेलोसिटी बताई हमने 100 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे अगर मैं पूछ लूं कि मोमेंटम कितना है इस बॉल का, अगर इस बॉल का मास मैंने 100 kg दिया, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड दी, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम कितना है, मैग्नीट्यूड मतलब मोमेंटम की वैल्यू बतानी है आपको, डायरेक्शन नहीं बतानी है अभी। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे 100 kg मीटर पर सेकेंड, यही है, जस्ट 100 kg मीटर पर सेकेंड ही है। तो यहाँ पे ये जो छोटी वाली बॉल है इसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा 100 kg, वाई 100 kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे इसकी स्पीड कम थी लेकिन इसका मास ज्यादा था, और सेकंड वाले केस में यहाँ पे हमने इसका मास कम लिया लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा ली है। सो बेसिकली मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम केवल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मोमेंटम केवल मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो और इसका अगर हम डेली ऑब्जर्वेशन का एक कोई एग्जांपल लें तो वो हुआ ये फास्ट बॉलर, दैट अ फास्ट बॉलर टेक्स अ लॉन्ग रन बिफोर थ्रोइंग द बॉल। क्यों? बिकॉज ही वांट्स टू स्टोर द मोशन इन हिज बॉडी सो दैट ही कैन ट्रांसफर दैट मोशन टू बॉल, और बॉल की स्पीड बहुत ज्यादा हो। तो तभी तो फास्ट बॉलर पूरा का पूरा लॉन्ग रन लेता है, बिल्कुल बाउंड्री से भागते हुए आता है, लेकिन स्लो बॉलर स्पिनर क्या करता है, थोड़ा सा स्टंप से क्या होता है, थोड़ा सा पीछे से अपनी बॉल थ्रो कर सकता है वो। तो इस वजह से क्या होता है। और एक और एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ये देखो एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है मोमेंटम का। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक लड़की है, ये स्केट बोर्ड पे है, तो ये आ रही है पर्टिकुलर हाइट से, इसने क्या किया ऊपर से यहां तक नीचे क्यों आ रही है, बिकॉज इसको चढ़ना है वापस एक स्लोप पे। ठीक है, तो स्लोप पे चढ़ने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी में मोमेंटम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अपनी बॉडी में मोमेंटम स्टोर करना पड़ेगा, और स्टोर करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक हाइट एच से आ रही है, तो ये यहां से आ रही है, ये यहां से आ रही है जस्ट टू स्टोर दी मोमेंटम। अब ये यहाँ पे इसका मास कितना था, लेट से m, अभी इसकी वेलोसिटी हो गई v, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, रेस्ट पे थी ना तब तो 0, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी हो गई v, इसका मास अभी भी m, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया इस केस में, यहाँ पे मोमेंटम कितना हो गया mv। तो इसी mv मोमेंटम के साथ ये क्या करेगी अब क्योंकि उसकी बॉडी में मोशन स्टोर हो चुका है, और विद द हेल्प ऑफ दैट मोशन ही कैन क्लाइंब ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। तो दूसरा वाला प्लेन होगा, जो दूसरा वाला सामने एक स्लोप होगा, उसके ऊपर आसानी से अपने स्केटबोर्ड के साथ चढ़ पाएगी। क्यों? बिकॉज नाउ ही स्टोर्ड दैट मच ऑफ मोशन। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वापस ये यहाँ पे इस स्लोप पे बड़ी आसानी के साथ चढ़ गई। क्यों चढ़ सकी यहाँ पे, बिकॉज the motion is already stored in her body। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक काम करता हूँ, जस्ट ए मिनट। तो ये मोमेंटम के बारे में था। अब आपको एक ना इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाता हूँ, लेट्स सी एन इंटरेस्टिंग वीडियो। ठीक है, पहले ये वाला ही देखते हैं, किधर गया। देखो इसको, क्या किया इसने, वापस लाते हैं इसको, यहां पे रेस्ट पे थी, अभी क्या किया, अपनी जर्नी स्टार्ट की, और यहाँ पे नीचे आते उसने अपनी बॉडी में इतना मोमेंटम स्टोर कर लिया, इतना मोशन स्टोर कर लिया, सो दैट
he can climb on the another inclined plane, on the another inclined plane, यहाँ पे दूसरा प्लेन है, दूसरा इंक्लाइंड प्लेन है, तो यहाँ पे आराम से चढ़ सकी वो। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी में यहाँ पे मोशन स्टोर हो चुका काफी, क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी 0, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, और इसका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या हो गया मोमेंटम। तो मोमेंटम स्टोर हुआ, मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ, और उसी मोमेंटम की हेल्प से क्या हुआ, ये यहाँ पे चली गई, जंप करके दूसरी साइड चली गई, दूसरा वाला पार्ट इसका। अभी देखो इसको ध्यान से, कैसे पॉसिबल हो सका है? बिकॉज ये इसने क्या किया, इतनी हाइट से आई सो दैट नीचे आने तक इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई, और इसने अपनी बॉडी में वो मोमेंटम स्टोर कर लिया, वो मोशन स्टोर कर लिया, ताकि उस मोशन के हेल्प से वो उस इंक्लाइंड प्लेन को पार करके जा सके। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, इसने यहां से इसने अपना मोशन स्टार्ट किया, फिर वापस दूसरे वाले स्लोप पे फिर से इसने मोशन स्टोर किया, फिर से एक डाउन स्लोप है, फिर से अपनी बॉडी में मोशन स्टोर किया, और फिर से दूसरे वाले स्लोप पे गई, उसने यहाँ पे जंप लिया। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मोमेंटम, कि वो ऊपर से क्यों आई, जस्ट टू स्टोर द मोशन इन हर बॉडी, जस्ट टू स्टोर द मोशन इन हर बॉडी। ओके, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। एंड ये तो हो गया इसके बारे में। अच्छा, इनर्शिया का एग्जांपल लेते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन का। इनर्शिया ऑफ मोशन का भी एक वीडियो दिखा था। क्या होता है यहाँ पे, बस एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, बस एक्सेलरेट कर रही है इनिशियली, और ये सडनली क्या हो गई, सडनली ड्राइवर, इफ द ड्राइवर सडनली अप्लाइज ब्रेक, एंड व्हाट विल हैपन, पैसेंजर बाहर, और बस से पहले ही पैसेंजर क्या हुआ, अपने स्टेशन पर पहुंच गया। इट इज ऑल्सो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, बिकॉज the passenger wants to remain, because the person inside the bus wants to remain in motion. बस सडनली स्टॉप हो गई ड्यू टू द ब्रेक्स, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो तो फ्री है ना, तो वो क्या होगी, वो मोशन में ही रहना चाहती है। तो ये क्या हो गया, पैसेंजर इससे पहले जो इसके अंदर बैठा था वो बस से पहले ही अपने स्टेशन पर पहुंच गया। सो दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और लेते हैं, यहां पे क्या हुआ, यहां पे जैसे ही उसने बस ड्राइवर ने क्या हुआ, ड्राइवर ने सडनली ब्रेक अप्लाई किए, तो क्या होगा, उसके अंदर जो क्राउड है वो आगे की तरफ गिरती है, आगे की तरफ गिरते हैं ना, झुकते हैं ना, वो क्यों होता है, बिकॉज आवर बॉडी रिमेन्स वांट्स टू इन मोशन। अच्छा, इसमें दूसरा अगर अपोजिट केस लें तो उसमें क्या होगा, अगर इफ द ड्राइवर सडनली एक्सेलरेट द बस, सो इन दैट केस हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, पीछे की तरफ झुकते हैं जब अगर ड्राइवर सडनली एक्सेलरेट करता है बस को। तो ये एग्जांपल हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन का। ये अभी ये वाला जो है, ये वाला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, because our body remain wants to at rest, and if the driver suddenly accelerate the bus, so in that case our feet are connected with the bus, so our feet will go in the forward direction and our body remain wants to in its state, जो कि स्टेट क्या थी, उसकी स्टेट क्या थी, रेस्ट वाली थी, तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है। इस वजह से हम क्या होते हैं, हमारी बॉडी पीछे, पैर आगे, तो पीछे की तरफ गिरते हैं। तो ये वाले एग्जांपल थे, कुछ वीडियोस थे उसके मोमेंटम के और इनर्शिया के, जिससे आपको वो क्लियरली समझ में आए। और ये वीडियोस मैंने इसीलिए लगाए हुए थे यहाँ पे कि ये इस लेक्चर के थ्रू आपको दिखा सकूं कि कैसे अपनी बॉडी में मोमेंटम स्टोर किया जाता है। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे चलते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉडी। ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। अब बात आते हैं अपने मुद्दे की बात करते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे थे कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम,
अच्छा, तो क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। क्या कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स, इज प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स, लेट्स से F। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp by dt। तो ये क्या होगी, इसको हम एक और चीज बोलते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यह कई बार न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलती है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये कई बार न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलता है कि न्यूमेरिकल में रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पूछ लिया और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपको रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पूछा है, इसका मतलब आपको फोर्स ही पूछा है। बेसिकली आपको क्या पूछा है, dp by dt पूछा है, और dp by dt क्या होता है वो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट k, और यहाँ पे दिस इज चेंज इन मोमेंटम, सो m v2 minus v1 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t2 minus t1, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर भी लगा लेते हैं, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर होता है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ पे अच्छा, ये वाली क्या हो जाएगी क्वांटिटी, ये v2 minus v1 अपॉन t2 minus t1, ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, because acceleration is the change in momentum, because acceleration is change in velocity over change in time period। यही तो होता है, यहाँ पे यही तो हो रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, m है। तो ये इसी की हेल्प से अपने को क्या रिलेशन मिलता है, f वेक्टर इक्वल टू ma वेक्टर। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो ये है कि आपको कई बार न्यूमेरिकल्स में रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पूछ लिया जाता है, तो बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब करें क्या। तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लेख कर रहा है यार प्रिंटेड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, m v minus u अपॉन डेल टी। समझ में आ रही है बात, कैसे लिखा मैंने, ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम हुआ ना, क्या हुआ है, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, और ये डिनोमिनेटर में क्या है, चेंज इन टाइम पीरियड, और द टाइम इंटरवल बोल दो, टाइम इंटरवल बोल दो। तो आपको अगर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पूछे तो इसका मतलब आपको डायरेक्टली बेसिकली फोर्स ही निकालना है, ठीक है। तो mv माइनस u अपॉन डेल टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो दिस इज अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, हमने क्लासरूम में काफी डिस्कस किए हैं इसके एग्जांपल्स। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, दैट a bowler lowers his hand while catching the ball, that a bowler lowers his hand while catching the ball. Why? Because as we said that force is equal to, यार ये क्या हो रहा है यार, ये लेग क्यों कर रहा है इतना, इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या, बहुत ज्यादा लेग कर रहा है यार ये, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम पीरियड। तो बेसिकली वो कर क्या रहा है, मोमेंटम को, इस बॉडी का, यहाँ पे इस बॉल का अगर हम बात करें, यहाँ पे इस बॉल का मोमेंटम कितना है, लेट्स से mv, यहाँ पे मोमेंटम कितना है mv, और अभी इस पॉइंट पे इसका मोमेंटम कितना हो गया, इस पॉइंट पे इसका मोमेंटम हो गया 0। तो बेसिकली बॉलर ने यहाँ पे, इस बॉलर ने क्या किया, इसका मोमेंटम जो mv था उसको 0 बनाया, 0 तो बना रहा है, वो क्या हो रहा है, फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम 0,
इनिशियल मोमेंटम कितना था mv। अब डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम पीरियड में बना रहा है। अगर ये टाइम पीरियड कम हुआ, एक चीज मेरे को बताना है यहाँ पे, अगर ये टाइम पीरियड कम हुआ तो फोर्स ज्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा, बिकॉज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो अगर टाइम पीरियड कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसने अपने हाथ नीचे नहीं किए तो उसको बहुत ज्यादा फोर्स उस बॉल के ऊपर लगाना पड़ेगा। वो उतना ही फोर्स क्या करेगी, बॉल भी लगाएगी, जितना फोर्स बॉल लगाएगी उतना ही फोर्स उसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, बॉलर में गेट इंजर्ड। तो उसको क्या करना होता है, अपने हाथ पीछे की तरफ लेने होते हैं, जस्ट टू रिड्यूस द मोमेंटम, जस्ट टू ब्रिंग द मोमेंटम टू जीरो इन ए लॉन्गर और लार्जर टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इसको उसने बेसिकली क्या किया, वो टाइम पीरियड था उसको इंक्रीज कर दिया, उस टाइम इंटरवल को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, कि चेंज इन मोमेंटम, वो चेंज तो हो रहा है। बेसिकली आपको करना क्या है कि मोमेंटम चेंज तो हो रहा है, लेकिन कितने टाइम पीरियड में चेंज हो रहा है इसके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कम टाइम पीरियड में चेंज हो रहा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर ज्यादा टाइम पीरियड में चेंज हो रहा है तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है इसका। अच्छा, ये बात हो गई इसकी मोमेंटम की। और मोमेंटम के और क्या एग्जांपल ले, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, बताइए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में और आ जाता है अपने, व्हीकल्स आर फिटेड विद शॉकर्स, क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। एनसीईआरटी में 2-3 एग्जांपल दिए होंगे शायद, तो आप वहां से एग्जांपल और एग्जांपल भी देख सकते हो। ठीक है, इसमें नीचे गया, अब कौन सा टॉपिक रहा, ये क्या हुआ, कुछ मिसिंग लग गया यहाँ पे, जस्ट मिनट बैठ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्पेस क्यों दिया है भाई, ये आ गया थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, पहले थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में चलेंगे इंपल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इस चैप्टर में ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये 3 टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर एक चीज बनती है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से इतना ज्यादा कुछ नहीं है, इससे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पहले कुछ है भी नहीं, बेसिकली फोर्स और गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, तो वो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट आपको जल्दी से कभी पूछता नहीं है। तो यहाँ पे अगर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात कर ले हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो हो गया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक और चीज इसमें जो ध्यान रखनी है आपको, वो ये है दैट एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। कैसे, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो स्विमर है ये क्या कर रहा है, वाटर के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक, उतना ही फोर्स क्या होगा, वाटर इस बॉडी पे लगाएगा, इस पर्सन पे लगाएगा। तो जितना फोर्स, जितने फोर्स के साथ वो पानी को पीछे धकेलेगा उतना ही फोर्स उसके खुद के ऊपर लगेगा और वो आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक्शन कहाँ हो रहा है, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और रिएक्शन कहाँ देखने को मिल रहा है अपने को, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एक्शन में क्या हो रहा है, अगर हम एक्शन की बात करें, यार एक तो लेग कर रहा है ना, इतना परेशान कर दिया इसने। एक्शन में क्या हो रहा है, फोर्स, जस्ट force applied by the swimmer force applied by the swimmer on water, और रिएक्शन में रिएक्शन में कौन लगा रहा है, फोर्स, फोर्स
applied by the water on swimmer, by the water on swimmer। यहां पे ये हो गया एक्शन रिएक्शन। ठीक है, हमने क्या कहा था कि एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। तो एक्शन किस पे लग रहा है? एक्शन कौन कर रहा है? दैट स्विमर ऑन वाटर, बिकॉज द फोर्स अप्लाइड बाय द स्विमर ऑन वाटर इज एक्शन एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर ऑन द स्विमर इज रिएक्शन। ठीक है, जैसे हम दूसरे को एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज अ बॉल हिट्स द ग्राउंड विथ सम फोर्स F। इस बॉल ने इसको हिट किया, ग्राउंड को हिट किया विथ सम फोर्स, यार विथ सम फोर्स F। ओके, तो ग्राउंड भी क्या करेगा? इसके ऊपर इतना ही फोर्स क्या करेगा? लगाएगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, in such a way that F1 is equal to minus F2, F1 is equal to minus F2। और यहाँ पे एक्शन कैसे लग रहा है? एक्शन की अगर हम बात करें, the force which is applied by the ball on the ground, the force which is applied by the ball on the ground, force by the ball on the ground, reaction force, reaction। अब रिएक्शन फोर्स कौन लगा रहा है? by the ground on the ball, force by the ground, force by the ground on the ball, force by the ground on the ball। ठीक है, यहां तक आ रही है बात समझ में? तो इसी तरह हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो यहां से न्यूमेरिकल भी आता है और हमने किए भी हैं। ठीक है, तो यहां पे हो रहा है स्पेस शटल लॉन्च। दिस इज द लॉन्चिंग ऑफ स्पेस शटल। is the launching of space shuttle। तो स्पेस शटल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गैसेज इजेक्ट हो रही है नीचे की तरफ, तो ये फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जितना फोर्स गैसेज नीचे की तरफ लगा रही है उतना ही फोर्स किसके ऊपर लगे? अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये लग रहा है गैसेज की वजह से। और अब जो फोर्स लगेगा रिएक्शन फोर्स, अब जो रिएक्शन फोर्स लगेगा लेट्स से F2, ये लगेगा रॉकेट के ऊपर, ये लगेगा रॉकेट के ऊपर। एंड हियर F1 is equal to minus F2, F1 is equal to minus F2 due to the action reaction। अच्छा, एक्शन क्या है? एक्शन इज डन बाय द गैसेस, और रिएक्शन किसके ऊपर देखने को मिलेगा? रिएक्शन अपने को देखने को मिलेगा रॉकेट के ऊपर। ठीक है, तो फोर्स कौन लगा रहा है? गैसेस लगा रही है नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और रिएक्शन अपने को कहां देखने को मिलेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में ऑन द रॉकेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्शन रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपल्स, पहले एक बार इंपल्स डिस्कस करते हैं, फिर आपको ना स्पेस शटल कैसे लॉन्च होता है और कैसे वो गैसेस का कैसे इंपैक्ट पड़ता है वो दिखाता हूँ। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसी छोटी छोटी वीडियोस कलेक्ट की है मैंने केवल आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे आते हैं हम, अरे यार इंपल्स पे, इंपल्स क्या हो गया? Impulse is the large amount of force act in a very short time interval। तो impulse क्या होता है?
जैसा कि हमने पहले भी बताया that impulse is the product of force and time, product of force and time। और ये इम्पल्स को हम इम्पल्सिव फोर्स भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है एक्चुअली, मैं आपको वो समझाता हूँ कि जब बहुत ज्यादा फोर्स जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होता है किसी भी दूसरी ऑब्जेक्ट पे फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, तो उस फोर्स के इम्पैक्ट को जो हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स के इम्पैक्ट को हम इम्पल्स बोलते हैं। कैसे कि ऐसे मान लो आप अपना हाथ लो और यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है आपको, 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है 2 सेकंड के लिए, ठीक है। 10 न्यूटन होता है लगभग, ऐसे मान लो कि आपने 1 kg का वेट अपने हाथ के ऊपर रख लिया, केवल 2 सेकंड के लिए रखना है, तो आप क्या करेंगे, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 2 सेकंड के बाद हटा लिया, ठीक है। कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन यहीं पे मैं बोलूं कि आपको 10 न्यूटन का, वही 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है और टाइम इंटरवल है 0.01 सेकंड के लिए, 0.01 सेकंड के लिए आपको वो 10 न्यूटन का फोर्स लगाना, तो आप क्या करोगे, ठीक है, हो गई 0.01 सेकंड, तो केवल 0.01 सेकंड के लिए लगाना था। तो इसमें क्या हुआ, इंपैक्ट किस में ज्यादा देखने को मिला, हेड किस में हुए हम, जो हमारी वो जो नीचे वाली सरफेस है, ये वाला जो हाथ है, ये हेड किस में हुआ, 0.01 सेकंड वाले में हुआ ना, क्योंकि वो 10 न्यूटन, तब भी 10 न्यूटन लग रहा था, अभी भी 10 न्यूटन लगा है, पर कितने टाइम पीरियड के लिए लगा है और उससे क्या इंपैक्ट देखने को पड़ रहा है, मिल रहा है अपने को, तो वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 10 न्यूटन लगाया हमने, 5 सेकंड, 1 2 3 4 5 सेकंड तक लगाया रखा, ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है। कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, हमने 10 न्यूटन हटा लिया, 10 न्यूटन रखा, 2-3 सेकंड रखा, हटा लिया, कुछ भी देखने को नहीं मिला। वहीं पे मैंने क्या किया कि 10 न्यूटन रखना है लेकिन मेरे को 0.01 सेकंड के लिए रखना है, तो मैं क्या करूंगा, क्या होगा इससे, ये हट करेगा हाथ, इस पे दर्द होगा अपने, ये इंपैक्ट, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाएगा ना ये 10 न्यूटन वाला फोर्स। तो इसी वजह से क्या होता है, कराटे किड की अगर हम जैसे हम बात करते हैं तो क्या होते हैं, टाइल्स होती है उनको एक बार में तोड़ देते हैं, तो बिकॉज कराटे इज ऑल अबाउट द स्पीड, कराटे इज ऑल अबाउट द स्पीड, तो वो अपने हाथों की इतनी स्पीड रख लेते हैं, इतनी स्पीड की प्रैक्टिस हो जाती है उनको कि उनके हाथों की इतनी स्पीड होती है कि वो जो जितना भी फोर्स लगाते हैं ना, चाहे 10 न्यूटन का ही लगाओ, लेकिन वो 10 न्यूटन का फोर्स भी वो केवल और केवल बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए लगाते हैं उस टाइल पे, ताकि उसका इंपैक्ट ज्यादा से ज्यादा देखने को अपने को मिले। क्या हुआ, जैसे 10 न्यूटन उसने हाथ, ऐसा हाथ है, कराटे किड का हाथ है सपोज करो ये, तो उसने क्या किया, टाइल ली यहाँ पे और बस वो 10 न्यूटन लगाया, लेकिन उसने बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए लगाया, तो फर्क इसका पड़ रहा है। तो यही इंपल्स है। तो जैसे कि बॉल है, बॉल को मैंने थ्रो किया दीवार पे, दीवार से बाउंस बैक होकर मेरे पास है, तो दीवार पे जो उसने हिट किया ना, कितनी देर तक हिट करती रही वो, बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए उसने हिट किया, तो बस वो टाइम पीरियड एंड द फोर्स, सो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट फोर्स व्हिच इज अप्लाइड बाय द बॉल ऑन बॉल एंड द टाइम पीरियड फॉर व्हिच दैट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल। तो यहाँ पे फोर्स इनटू टाइम पीरियड को हम और क्या बोल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, जो कि होता है मास final velocity minus initial velocity. So this is about the impulse. So I hope you got the concept कि impulse होता क्या है और ये कहाँ और कैसे काम में आता है। This is also known as impulsive force. Impulse को हम impulsive force भी बोलते हैं। अब चलते हैं उस वीडियो पे जिसके लिए मैं आपको बोल रहा था। Just a minute. स्लो मूवर है, वापस लाते हैं स्पेस शटल को, वापस धरती पे लाते हैं। तो अब ध्यान से देखना कि क्या हो क्या रहा है। यहाँ पे
यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा ना, गैसेस नहीं दिख रही ना आपको यहाँ पे। अभी देखना अचानक से कितनी गैसेस इजेक्ट होती है। अभी देखो यहाँ पे अचानक से इतनी गैसेस इजेक्ट होती है कि वो फोर्स लगाती है नीचे की तरफ, इतना ज्यादा फोर्स लगता है, इतना ज्यादा फोर्स लगता है कि उसका उतना ही फोर्स रॉकेट के ऊपर लगेगा और वो रॉकेट के जो वेट है, रॉकेट का जो वेट उसको काउंटर करते हुए उसको लिफ्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे इंजन ऑन होते हैं तो गैसेस इजेक्ट होती है विद वेरी हाई स्पीड, गैसेस इजेक्ट होती है विद वेरी हाई स्पीड। और ये क्या होता है, इस तरह से जो शटल है ये लॉन्च हुआ। ठीक है, ये वाला किसके अंडर में आता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। ओके, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये तो हो गई। इसके बाद अब चलते हैं हम वापस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहा हुआ था। So law of conservation of momentum says that the total momentum of a system remain constant if no net external force act on this system। ठीक है, इसका हमने एक कोइन वाला एग्जांपल लेके बड़े अच्छे से इसको समझा था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। तो यहाँ पे हम वापस एक बार बात करते हैं कि लेट से आपके पास कोई भी एक लेट से आपके पास कोई भी एक कोइन है। ठीक है, लेट से आपके पास कोई भी कोइन है, इसका मास है m और ये चल रहा है v वेलोसिटी के साथ, लेट से u वेलोसिटी के साथ। दूसरा आपके पास कोइन है, इसका मास भी m है और ये चल रहा है, चल ही नहीं रहा और ये रेस्ट पे। बट आफ्टर द कोलिजन क्या होता है, ये a है और ये b है। ठीक है, आफ्टर द कोलिजन क्या होता है, ये जो कोइन A है ये तो आ जाएगा रेस्ट पे और कोइन B है वो क्या होगा, वो चल पड़ेगा विद वेलोसिटी u। क्यों, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 plus m2v2 where u1 and u2 are the initial velocities of the objects of this system। पूरा का पूरा क्या है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम है ना अपने पास a और b का, और v1 v2 are the final velocity of the system। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी, दूसरे वाले रेस्ट पे था तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट वाले पार्ट की 0, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की u। दिस इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ सेम मास और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को हिट कर रही है, दूसरी वाली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, पहली वाली v वेलोसिटी के साथ आ रही है आपके पास। ठीक है, तो वो जैसे ही हिट करेगी तो उसका पूरा का पूरा मोमेंटम पहली वाली ऑब्जेक्ट का दूसरे में ट्रांसफर होगा, दूसरे वाले का मोमेंटम पहले वाले में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, इसका मोमेंटम कितना है, 0 था, तो ये किस में ट्रांसफर हो गया, ए में। किस में ट्रांसफर हुआ, फर्स्ट वाली ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने किया था, विच इज नोन एज ए न्यूटन्स क्रेडल एक्सपेरिमेंट। तो पहले हम वो समझते हैं कि वो है क्या एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या हुआ, उसने 5 बॉल्स ऐसे बांधी, उसने एक सेटअप तैयार किया और यहां से इसने एक बॉल को ऊपर की तरफ खींचा और यहां से छोड़ दिया। तो ये क्या करेगी, यहाँ पे हिट करेगी। और अब आपको सोचना है कि यहां से इसके बाद में आफ्टर द कोलिजन क्या इंपैक्ट होगा, क्या दिखेगा अपने को दिखेगा कि यहां से एक बॉल, ये बाकी की जो 3 बॉल्स है ना, यहाँ पे जो बाकी की 3 बॉल्स है ये अपनी पोजीशन लिए हुए हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो बॉल है ये चली गई इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर न्यूटन ने अगर एक बॉल यहां से छोड़ी तो प्रूफ दिखाऊं, प्रूफ देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उससे समझ में आएगा बहुत अच्छे से। टन टन टन
बोल ली पीछे, छोड़ा। Why ऐसा क्यों हो रहा है? Because both the balls have same mass. This is the case of complete transfer of momentum, जैसा कि हमने कोइंस में देखा था। कोइंस में भी तो यही किया था हमने, दो सिमिलर कॉइन लिए क्योंकि अपने को सेम मास चाहिए होता था। तो यहाँ पे जो ये बॉल ली इसने, जो ड्रॉप कर रहा है बॉल यहाँ से, इस जस्ट मिनट, यहाँ से जो बॉल ड्रॉप कर रहा है, अभी इसने दो बॉल्स ली हुई है, तो इनका टोटल मोमेंटम कितना है इन दोनों बॉल्स का? 2mv। तो ये कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा? 2mv। तो अगर इसने दो बॉल्स ली हुई है ना, दो बॉल्स खींची हुई है अपनी तरफ, तो इधर से राइट साइड से आफ्टर कोलिजन भी क्या होगा, वो दो ही बॉल्स आगे की तरफ जाएगी, बाकी बीच वाली बॉल अपनी जगह रहेगी। कंप्लीट ट्रांसफर। अभी तीन बॉल ली इसने, टोटल बॉल्स 5 थे, लेकिन फिर उसने तो क्या हो रहा है, एक बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, हर बार तीन बॉल, चार बॉल, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व। यहाँ पे टोटल मोमेंटम कितना हो गया इन चार बॉल्स का? 4mv। अगर इन चारों बॉल्स का अगर हम बोल दे कि चार बॉल्स, एक बॉल का मास m है, एक बॉल का मास m, सारे के सारे बॉल्स दी वेलोसिटी के साथ आ रही है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बॉल का अगर मास m है तो इन चारों का मोमेंटम कितना हो गया? 4mv। तो ये ट्रांसफर कितनी करेगी? 4mv ट्रांसफर करेगी मोमेंटम। तो इतना ही मोमेंटम इस सेट में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ से भी चार मोमेंटम कंजर्व हो गया। So this is the perfect example of conservation of momentum. तो कुछ इस तरह न्यूटन्स क्रेडल एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। आगे यहाँ पे एक गोल्फ बॉल का देखते हैं। यहाँ पे एक स्ट्राइकर अपने पास और एक बॉल है। ये था, ये वाला केस लिया हमने बिफोर द कोलिजन। बिफोर collision. This is a case of before collision. ये केस लिया during collision. During collision. वो तो हो गया, हमने इससे पहले जो एग्जांपल डिस्कस किया वो किया सिमिलर मासेस के लिए, पर यहाँ पे सिमिलर मास नहीं है। यहाँ पे क्या है, लेट्स से इस स्ट्राइकर का मास m1 है, यहाँ पे बॉल का मास m2 है। इस स्ट्राइकर की वेलोसिटी u1 है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है u2, जो कि है 0 क्योंकि ये रेस्ट पे रखी हुई है। यहाँ पे कोलिजन हुआ, कोलिजन, और यहाँ पे हमने देखा नीचे इसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी हो गई v1, इसका मास, जिसका मास m2 था, इसकी वेलोसिटी हो गई v2। सो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो ऐसे हम इसके मोमेंटम को कंजर्व करवा सकते हैं और इस तरह से हम दिखा सकते हैं, और यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। किसी की भी वेलोसिटी, अगर आपको जो भी पैरामीटर्स दिए हुए हैं उनको प्लग इन करना और आपको वेलोसिटी निकाल लेनी है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आल्सो। क्या और क्या रहा इसमें? आई गेस इसमें कुछ नहीं रहा अभी। हाँ, एक इम्पोर्टेंट एक एग्जाम्पल और रह गया, और ये इम्पोर्टेंट कैसे है वो बताता हूँ। सपोज करो यहाँ से बुलेट फायर हुई, यहाँ पे बुलेट फायर की गई और इस बुलेट का मास था स्मॉल एम और इसका था कैपिटल एम। ठीक है, इनिशियली जब बुलेट गन के अंदर थी
जब बुलेट गन के अंदर थी, जब बुलेट गन के अंदर थी तो उनकी वेलोसिटी क्या रही होगी? ऑब्वियसली जीरो। बुलेट की भी जीरो, गन की भी जीरो। लेकिन जब बुलेट फायर कर दी तब बुलेट की वेलोसिटी नहीं पता, पर है v1, हमने इसको क्या बोल दिया, इसकी वेलोसिटी v1 है। और इसकी वेलोसिटी, गन की रिकॉइल वेलोसिटी, वो भी नहीं पता, और इसकी वेलोसिटी हमने बोल दी v2, इसकी वेलोसिटी हमने क्या बोल दी, v2 है। तो अब गन जब फायर कर दी, अभी तक हमें v1 या v2 की डायरेक्शन नहीं पता। सपोज कर लो हमें v1 और v2 की डायरेक्शन नहीं पता, और आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि गन और बुलेट दोनों की जो भी वेलोसिटी है, उन दोनों वेलोसिटीज, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन भी होती है, तो उन दोनों वेलोसिटीज के बीच में एंगल कितना है, उन दोनों वेलोसिटीज के बीच में एंगल कितना है। बेसिकली यहाँ पे हमारे को फाइंड क्या करवा रहा है, ये एंगल। एंगल किस किस के बीच में, इस बुलेट के बीच में और गन के बीच में। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग द सेम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, m2v2, ठीक है। तो यहाँ पे m1u1, u1 तो दोनों का जीरो, u1 है और u2 दोनों जीरो थे, तो ये क्या हो गया, जीरो। फाइनल वेलोसिटी कितनी, v1 प्लस v2। अब v1 और v2 के बीच में अपने को एंगल निकालना है, तो एंगल कैसे निकालोगे, एंगल कैसे निकालोगे, यहां पे आया तो इसको आगे ऐसे कर दूं मैं, अरे यार, कि m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सपोज कर लो हमारे को मास की वैल्यू भी दी हुई है या नहीं भी दी हुई है, क्या फर्क पड़ता है इससे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों को इक्वल कर दिया हमने कि m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2, तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है, यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है, that v1 and v2 are moving, not moving, are exactly in opposite direction, are exactly in opposite direction। और दो वेक्टर्स जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, दो वेक्टर जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, उन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, कितना होता है। अगर आपके पास दो एरोज हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पे कई बार एंगल भी पूछ लेता है, ठीक है। सपोज करो कोई बॉल है, कोई बॉल जमीन पे गिरते ही क्या हुआ, दो टुकड़ों में डिवाइड हो गई, और वो दोनों टुकड़े अलग अलग वेलोसिटी के साथ अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आपको पूछ लिया कि उन दोनों वेलोसिटीज की बीच का एंगल कितना है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो कई बार क्वेश्चन बनते हैं इनमें से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से और इनसे, तो बेसिकली आपको यही चीजें ध्यान रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड अबाउट द मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो आई होप कि अब आपको पता चला कि इसमें इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि इसकी ये जो स्लाइड है यही बनाने में ज्यादा टाइम लग गया था। तो अब रहता है अपना न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। तो देरी के लिए फिर से मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आपको न्यूमेरिकल वाला पोर्शन अगले 2 घंटे में डेफिनेटली अपलोड यहाँ पे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। जैसे ही ये वीडियो मिलेगा उसके जस्ट 1-1.5 से 2 घंटे बाद में आपको वो वीडियो मिल जाएगा न्यूमेरिकल वाला, जिसमें हम लगभग 15 से 20 न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।